कूलॉम नियम क्वेश्चन करा दोगे पहले क्वेश्चन करा देते हैं। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। यदि किसी पिंड से, क्वेश्चन लिखो, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, देखिए यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो क्या हुआ? यहीं तो वहाँ से आ जाओ, आ रहे हैं। तो 1 कूलॉम आवेश के, तो 1 कूलॉम आवेश के, तो 1 कूलॉम आवेश के स्थानांतरण में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो 1 कूलॉम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 1 कूलॉम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.2 और इसको करते हैं। देखो भाई क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्या क्या बोल रहा है, देखो समझो, देखो सुनो। एक पिंड से 1 सेकंड में, तो देखो भाई प्रति सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इधर देखो ये सब प्रति सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई? 10 की पावर 9, ठीक है। और कह रहे 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो भाई 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ रही है भाई? 6.25 × 10 की पावर 18 कूलॉम। यही होती है ना, पहले मैं करवा चुका हूँ इस चीज़ को ना। इसके बाद में आगे पूछ रहा है कि 1 कूलॉम आवेश स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। क्या पूछ रहा है भाई? लगा समय पूछ रहा है कि इतने आवेश में इतना समय, कितना समय लगेगा, ये संख्या दे रखी है। तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई? जब हमारे पास में संख्या दे दी और हमारे पास में क्या दे दिया? 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, प्रति सेकंड स्थानांतरित होने में कितना 10 की पावर 9 लगेगा, तो समय पूछ रहा है। तो समय पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे 6.25 में, तो लगा समय। वहाँ से आ रहे हैं क्या वो? 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर 9, ठीक। अब ध्यान से देखो 10 की पावर 9 कितना बच जाएगा, ठीक है। आगे ये पूछ रहा है कि इसमें दे रखा है अपन को 1 कूलॉम आवेश स्थानांतरण होने में लगा समय, सेकंड में आ गया ये आंसर अपना। अगर इसको आप वर्ष में निकालना चाहते हो, वर्ष में, तो क्या करोगे आप? 6.25 × 10 की पावर 9 में 60 × 60 गुना क्या कर दोगे आप इसमें, शायद में 24 × 365 कर दो भाई। 1 वर्ष में इतना समय निकलेगा हमारे पास में। तो और आगे करना चाहो इसको, कितना हो जाएगा? 6.25 10 की पावर 9 60 × 60 और 24 घंटे होते हैं ना, एक घंटे 200 ही है ना। इसके बाद में 365 एक वर्ष में दिन होते हैं, समथिंग 200 वर्ष या 2 वर्ष आ जाएगा, हाँ 200 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कराना जरूरी है। क्वेश्चन क्या होते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सबसे पहले अपना प्रति सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, इतने आवेश उत्सर्जित होते हैं, 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी दे रखी है, तो लगा समय निकाल रहे हैं हम डॉक्टर। ये सेकंड में है हमारा और ये वर्ष में है, ठीक है। फिर तुम्हारे साथ केमिस्ट्री करते थे सुनील, आप नहीं करते केमिस्ट्री? अच्छे से पढ़ा करो ना। देखो भाई पढ़ोगे लिखोगे ना तो काम बनेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा, ये मान लेना आप।
क्योंकि ये शुरुआती जो जीवन है ना ये बहुत संकट वाला जीवन है, लेकिन इसको अगर पार कर लिया ना तो अच्छे से अच्छा लाइफ बन जाएगी तो बड़ी। अगर यार तुमको फ़ोन कर रहा हूँ मैं बार बार, मैंने कहाँ रह गए दोनों, वो भैया कहाँ है अपना, ज़रा फ़ोन भी किया था मैंने, सुनिल मैंने सोचा पता नहीं कहाँ गए, मैंने किया भाई मैंने तुम्हारा डबल टाइम बच जाएगा, सीधी सी बात है, तुम भी परेशान होते हो, तुम दूर से आते हो। देखो भाई अब आगे मैंने एक क्वेश्चन कराया, तुम्हारा वेट किया 10-5 मिनट, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना, आपको फ़ोन भी किए थे, आपका तो बंद था, इनका चालू था ना। तो देखो प्रति है, हाँ देखो एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, वो आप लिख लेना साथ ही कॉपी से। प्रति सेकंड स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है अपने पास, समझ लो सुनील किसान, इतनी संख्या दे रखी है हमारे पास में, एक कलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है। मैं पहले करवा चुका हूँ, अगर आप नहीं पढ़े हो तो देखो एक बार वापस देख लीजिए कि हमारे पास n बराबर क्या होता है, प्लस माइनस क्यू ही होता है, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, अरे सही क्यू ही होता है। अरे एक कलाम आवेश में हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, तो एक कलाम आवेश में कितना था क्यू, और फिर भाग दे देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 आ जाता है। और बाकी ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये आप ऐसे में समझो नहीं हमने तो पढ़ी नहीं, तो प्यारे भाइयों आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े और 10th क्लास में 10वां पार्ट विद्युत क्षेत्र, वो विद्युत धारा वाला है ना, उसका पहला ही एग्जाम्पल यही है, ठीक है। उसके बाद लगा समय हमने निकाला, दोनों का भाग दे दिया, ये आ गया। अगर वर्ष में निकाल रहे हैं हम तो इसमें वर्ष में देखो एक सेकंड कितने थे 3600, एक घंटे में कितना, सॉरी एक दिन में कितने वर्ष होते हैं 24, और एक वर्ष में कितने होते हैं 365 दिन होते हैं, इसका टोटल मार। अगला क्वेश्चन आप करोगे घर से, एक बहुत ही गजब क्वेश्चन है, मैं दूंगा आपको, ठीक है, आप खुद करोगे घर से। देखो बुक का एग्जाम्पल है, मिल जाएगा आपको, 1.2 है, घर जाके उतार लेना। अगर किताब नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है ना, और PDF पे नहीं मिले तो मेरे को बोल देना, मैं भेज दूँगा, ठीक है भाई। जिस बच्चे को PDF नहीं मिले नेट पे मेरे को बोल देना, भेज। ये समझ में आ गई, ये हो गया, उतार लो सुनील फटाक से, आप उतार। चलो ठीक है, बुक से कर लेना फिर, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 10⁻⁷ कूलम कि उस पर 10, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 10⁻⁷ कूलम का आवेश आ जाए, 10⁻⁷ कूलम का आवेश आ जाए। हो गया भाई, 10⁻⁷ कूलम का आवेश आ जाए, तो प्लीज आप सब करोगे, इसको कर लोगे। देखो सतीश कुछ भी नहीं है भाई इसमें, जैसे अपन ने एक कूलम का निकालते हैं ना, ऐसे कितना दे रखा है हमको 10⁻⁷। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्वांटिटी गलत वाला लगेगा। जो बच्चे नहीं आए ना, आप लोग जो लेट आए हो, यूट्यूब पे फिजिक्स बाय रुपेश सर्च करना आ जाके, वैसे मैंने लिंक डाल रखा है आपको व्हाट्सएप पे, वहाँ से वो वीडियो देख लेना, जो पीछे के दोनों वीडियो, और नोट्स या तो ये दे देंगे, नहीं दें, क्योंकि आजकल कोई किसी को कॉपी नहीं देता है, सब पढ़ते हैं, तो आप मेरे को बोल देना, मैं फोटो भेज दूँगा, उससे आप आपका काम कर लेना। क्योंकि देखो जितना जल्दी आप काम करोगे, जितनी जल्दी आप कॉपी बनाओगे, उतने साथ साथ आओगे, और साथ साथ आने का मतलब आप उतना अच्छा पढ़ोगे। क्यों, अभी तो आप इस रफ कॉपी में पढ़ रहे हो, अभी तो डैम बुक कर सोच रहे हो कि यार ऐसा कर लेंगे, उतार लेंगे, फिर आपको बाद में 3 से 4 दिन तो उतारने में लग जाएंगे, फिर आप कब याद करोगे, फिर ये टॉपिक है ना नीचे दब जाएंगे। इसलिए आज सबसे पहले घर जाकर, देखो मैं पहले ही कहता हूँ पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, लेकिन अपने पास कॉपी होनी चाहिए, वर्बली फिजिक्स की बनाओ, उसमें उतारो, ठीक है। कॉपी बना लिया आप लोगों ने, नहीं बनाई कॉपी बना, कॉपी मोटर स्टोर बनाना 70-80 रुपये का ना, ये इनके पास है, सब इसके पास है। आप देखो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे भाई, क्यू बराबर क्या होता है बताओ देखे, एन ही होता है, यही होता है। अब इसमें से आप एन निकालोगे तो क्या हो जाएगा 30 क्यू बटा, कितना मान दे रखा है, अब आप निकाल लेना, मैंने हिंट दे दिया मैंने आपको, अरे हिंट दे दी साथ समझ गए, ये क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है। आप सबसे पहले क्वेश्चन कोई भी दिया हो, सबसे पहले देखो दिया क्या क्या है हमको, क्या क्या वैल्यू दी है हमको, क्या दिया हमको, क्यू का मान दिया है, और ए का मान हम जानते हैं, अरे क्या लिख दिया क्यू बराबर, ठीक है, उससे आप निकाल लेंगे, ठीक है।
हाँ वो जो भी, हाँ तो निकालो, है ना भाई। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन के साथ करेंगे, उससे क्या है अपने कंसेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे और टॉपिक भी अच्छा हो जाता है अपना। देखो, एक कप जल में कितने धन तथा एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। एक कप जल में कितने धन तथा कितने ऋण आवेश होते हैं। देखिए अब लिखो नीचे, माना एक कप जल का द्रव्यमान, माना एक कप जल का द्रव्यमान, एक कप जल का द्रव्यमान 250 ग्राम। 250, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बाकी दिए होते हैं आपको मान वगैरह। 250 ग्राम है तथा जल का अनुभार, जल का अनुभार 18 है। इसके बाद देखो, अतः और सामने देखो, एक कप जल में अणुओं की संख्या, सामने देखो ऐसे नहीं, एक कप का दे रखा है, एक कप जल में द्रव्यमान इतना दे रखा है, अनुभार इतना दे रखा है हमको, ठीक है। अनुभार द्रव्यमान को हमने स्मॉल एफ से डिनोटेट कर लिया और हमने जो अनुभार था उसको कैपिटल एम से कर लिया, ठीक है। अब एक कप जल की बोल रहा है वो, यार पानी की बोल रहा है कि वाटर की बात कर रहा है वो, तो वाटर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है तो होता है नहीं होता है। अब ये बोल रहा है अणुओं की संख्या, पहले तो हम अणुओं की संख्या निकाले तो एक फॉर्मूला होता है, आप भी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, n बराबर m/m और गुणा 6.02 × 10⁻23 अवगाद्रो संख्या। मान होता है नहीं होता है, Na होता है नहीं होता है भाई, आपने देखा होगा ग्राम में द्रव्यमान बटा अनुभार गुणा अवगाद्रो संख्या, ये मान होता है। वो मोल वगैरह निकालते हो ना तुम केमिस्ट्री के अंदर, उसमें भी होती है, आती है चीज़ें। तो हमारे पास में सबसे पहले m का मान कितना दे रखा है भाई, 250, इसके बाद में 18, इसके बाद में 6.02 × 10⁻23, ठीक है भाई। और आप इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो ऐसे लिख सकते, ठीक है। अब H2 होता है, देखो इसको, इस बार ये बात समझने की है, H2 में कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने परमाणु, 2 हैं, तो 2 में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही प्रोटॉन होंगे, सीधी सी बात है भाई। और हमारा ऑक्सीजन में कितना होगा, 8 होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 ही प्रोटॉन होंगे, टोटल कितने होंगे हमारे पास, 10। हमारे पास एक कप जल में हमको अणुओं की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, एक कप जल में कितने धन तथा कितने ऋण आवेश होंगे, ये पूछ रहा है वो। तो सबसे पहले हमने कप का क्या निकाला, द्रव्यमान निकाला, फिर हमने क्या निकाला, इसके बाद इसमें अणुभार बता दिया, इसका संख्या निकाल ली हमने, ये दी। फिर हमारा H2 होता है, वाटर का जो सूत्र होता है हमारे पास में H2O, इसमें क्या होता है, HHO होता है नहीं होता, हमारे पास 2 होते हैं, इसमें इसका 8 होता है, तो 8 + 2 कितने हो गए, 10। ये बात समझने की है ना। मैं ऐसे हिंदी लिखा हूँ कि इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों में इतने होते थे, ये बात तो आप थोड़े कॉमन सेंस से आप भी समझते हो, ठीक है। और नहीं समझते तो देखो भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। अब हम इसमें क्या कर देंगे, 10 × 250, 18 कैलकुलेशन कर लेंगे, उतारो। और कोई पूछे कि तुम में से अगर दिमाग लगाए लोग सर धन और ऋण खाएं, अरे तो भाई उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होते हैं, उतने ही परिमाण का ऋणावेश है, समझ गए ना मेरी बात को भाई। ये बात अपन को पढ़ाते समझाते आप 2-3 दिन हो गए ना, समझ में आ गया बात। उतारो, थोड़ा जटिल दे रखा है, इसको नहीं उतारो।
ये सुनील साथ साथ लेके आते हैं उनको सर वो लेट चले थे और घर से ही। केमिस्ट्री आते हैं वो भी? वो आज ही आए थे। अच्छा आज ही आया, जब तो आ जाएंगे, कल आ जाए करेंगे मतलब। हाँ कल उठा देगा, कोई दिक्कत नहीं। बाजार है गर्म 1 337 को 10 के बाद मैंने 7 खोला हूँ। सर मैं आज बारे सर मैं ले आऊँ हाँ लिया, ठीक है सुनील, समझ गए? गेट लगा था ना भैया? ठीक है आप देखो और कोई क्वेश्चन होगा तो वो दे देता हूँ आपको घर से करने के लिए। ये देखो भैया, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है। छोटा क्वेश्चन भी निकल के आता है ऐसे और बड़ा क्वेश्चन भी निकल के आता है। किताब बंद, कॉपी बंद कर दो, पहले समझना है इसको अच्छे से। और करीब आधा घंटे का लेक्चर है, अच्छे समझाएंगे इसको। कितना टाइम हुआ है? आधा घंटा हो गया है ना। देखिए भाई कलाम नियम इम्पोर्टेंट है, इसमें से 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूरा यूँ कहीं भी पूछ लिया जाता है, कलाम नियम खुद उत्पन्न कीजिए। एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं जो फिजिक्स के एग्जाम होते हैं, जैसे एप्सिलॉन की विमा के का मात्रक, एप्सिलॉन का मात्रक ना। और एक इसमें से छोटा क्वेश्चन बनता है अपने बोर्ड एग्जाम में। एक फिर इसमें से न्यूमेरिकल भी बन जाता है। न्यूमेरिकल तो कम चांस होता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको पहले समझो, समझ में कुछ भी नहीं है, बस ओनली फॉर ओनली आपको छोटी सी हिंट याद रखनी है, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप देखो सबसे पहले 2 स्थिर बिंदु आवेश है। एक तो हमारे पास में क्यू है, समान परिमाण के आवेश है। समान परिमाण का मतलब समझ रहे हो? अरे मैं माइनस ले लूँ चाहे प्लस ले लूँ, दोनों अलग ले लूँ, जब भी समान परिमाण का मतलब है जो हमारा अगर नेगेटिव आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। परिमाण में आप जानते हो ना, तो मतलब हमारे पास में 2 आवेश है। इन आवेशों के मध्य में जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? विद्युत बल कहते हैं, नहीं कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। हमने खुद देखो भाई दुनिया के अंदर 4 प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं। मैं थोड़ी सी डिटेल चर्चा कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसके बाद में आपके पास में आता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके बाद में आता है आपके पास वीक फोर्स, इसके बाद में आता है आपका ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अब आपके पास में ये रेशियो होता है 10 36 26 कुछ 19 ऐसा कुछ रेशियो। तो आपका दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रबल बल होता है। फिर आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ठीक है, इनकी प्रकृति आकर्षणात्मक होती है, माध्यम पर निर्भर करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो छोड़ो, ये तो काफी ज़्यादा डीप की बात है, बाकी अपनी बात टॉपिक का। इनके मतलब कौन सा बल लग रहा है? विद्युत बल लग रहा है। ठीक है भाई। और फिर आता है कि कोई बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश है भाई, छोटा सा चिन्ह सा बिंदु है, जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड के बीच में क्या रखी हुई है? पृथ्वी, या कोई एक ग्राउंड है पूरा खेल का मैदान, उसके बीच में कोई मक्खी है और वो बैठी है, तो हमको दिखता है कि वो एक बिंदु के बराबर है, सही तो बोलते हैं। तब अब समझो कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण और आकर्षण बल, विद्युत बल वही तो होते हैं, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल से वो जो आवेश होता है वो परिमाण में गुणनफल के तो समानुपाती होते हैं, तथा जो दूरी होती है ना उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात। स्तर बिंदु जो ये आवेश होते हैं ये परिमाण में गुणनफल के तो क्या होता है? आवेशों के समानुपाती होता है। इनके मध्य जो लगने वाला जो बल है ना वो इनके गुणनफल के तो क्या होता है? समानुपाती। और दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यही क्या कहलाता है? हमारा कूलॉम नियम। निर्वात में या आकाश में 2 बिंदु रखे हुए हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डिस्टेंस के r दूरी पर रखे हुए हैं। ये दोनों में कितने दूरी पर रखे हुए हैं? या r दूरी, स्मॉल r दूरी या a दूरी, जो भी आपके उस पर रखे हुए हैं। ठीक है भाई।
अब ये दोनों हमारे पास में एक क्यू आवेशी है और एक क्यू आवेशी है, ये कितनी दूरी पर रखे हैं r दूरी। इनके मध्य लगने वाला जो बल है ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो विद्युत बल है या आकर्षण प्रतिकर्षण बल है, वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती हैं, और इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस दूरी है ना, उसकी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही हमारा क्या कहलाता है, कूलॉम नियम। समझ में आता है मेरे को। बिंदु आवेश की परिभाषा पूछ ले, अगर बिंदु आवेश क्या होता है, तो बिंदु जो आवेश होते हैं ना, उनकी जो विमाएं होते हैं ना, वो उनकी दूरी की तुलना में नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है ना, बिंदु आवेश समझ गए, बात समझ में आ गई ना आपको, पूरी बात समझ में आ गई कि हमारे पास दो आवेश है, पानी वाला तो नहीं, एक मिनट क्या कर लेने का। ठीक है भाई, तो हमारे पास में बल, हमारे पास में ये है, ठीक है, ये हमारा किसके समानुपाती है, आवेश के परिमाण के गुणनफल के। समझ में आ गई बात। इसके बाद में जो हमारा बल है वो समानुपाती किसके है, हमारे पास में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के। समझ में आ गई बात, समझ में आई कि हमारे पास में दो आवेश हैं, ये r दूरी पर रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं, आकाश में रखे हुए हैं, और इनके मध्य जो लगने वाला जो बल है, विद्युत बल है, वो हमारा आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। भाई समझना चीजों को, देखो बायो वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझना इन चीजों को। तो देखो भाई, एक दो को सम्मिलित रूप लिखना है ना, ठीक है भाई। अब देखो आप, F समानुपाती Q1 Q2 कौन, सही है भाई। अब हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट चिन्ह को हटा देते हैं। आगे क्या हो, कितने बच्चे, दो। अब देखो F बराबर, देखो भाई ध्यान से देखो भाई, F बराबर, अरे काम बैठ कर सर्किल में घूमने लगे भाई, आ जाए आपकी संज्ञा सुनने लगे, कोई बात नहीं, आ जाएगी फिर कल से अपना पढ़ेंगे। देखो भाई, कूलॉम नियम चल रहा है, पीछे की जो टॉपिक रह गया आप यूट्यूब से पढ़ना, ठीक है, फिर बाकी जो बैच बनेगा उसके अकॉर्डिंग पीछे का पढ़ा दिया जाएगा, 2-3 क्लास रही है आपकी, तो अब समझो कूलॉम नियम मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझ लो कि हमारे पास में क्या है, दो आवेश है, और ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, कितनी दूरी पर रखे हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, ठीक है। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा, विद्युत बल या प्रतिकर्षण आकर्षण बल है, वो इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती होता है। समझना भाई, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। मैं पहले कह देता हूँ, बायो मैथ है, हाँ ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे फिजिक्स को बहुत डीप लो मान लो आप, बहुत आपके लिए बहुत कठिन होने वाले, क्यों, क्योंकि आप लोगों को क्या डेरिवेशन से डर लगता है, वो डर खत्म जब होगा जब आप अच्छे से यहाँ ध्यान दोगे, एक एक चीज़ों को समझते चलोगे। बाकी ऐसा कोई दिन प्रत्येक डर खत्म हो जाता है जब हम चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो देखो आपके पास में दोनों आवेश हैं, ये r दूरी पर रखे हुए हैं, इनके मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती समझते हो, समझ में आती है व्युत्क्रम, भाई देखो नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेना, नहीं आती ऐसे मैं बताऊँ। देखो भाई हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर यूँ होती है हमारे पास में, ये तो चिन्ह होता है, कॉपी में लिख लेना, जिसको नहीं आती है वो समानुपाती का लिख लिया करो ऐसी चीज़ों को, कोई बात नहीं आती तो हम सीख रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, पूछना है, समझना है, सीधी सीधी बात है। और F समानुपाती 1/q, जो हमारा एक बटे में होता है ना, वो हमारा क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई देखो समझने में, पूछने में कोई बुराई नहीं है, सीधी सी बात है, हमको नहीं आ रही तो पूछना चाहिए, पैसे दे रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ये थोड़ी है किसी किसी बच्चे को नहीं आ रही, लिख लो, कॉपी अपनी है, पढ़ना अपन को, भाई जमीन हमारी, हम डांगरे गाड़े चाहे कुछ भी गाड़े, सीधी सी बात है, नहीं भाई चाहे लट्ठ गाड़े, तो आपकी कॉपी है, आप आपके हिसाब से लिखो जो याद होनी चाहिए आपको। तो मेरी बात समझ में आएगी, तो नहीं याद हो जाना चाहिए आपको चीज़ें कि आपके दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो क्या है, आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग का मतलब समझ रहे, स्क्वायर, इसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब देखो हमारे पास ये लिख दिया हमने समीकरण है कि आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है, इसे हम ध्यान दें। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों समीकरण लिख दिए हमने। समीकरण 1 व 2 को सम्मिलित रूप से लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो चिन्ह होता है ये किसका चिन्ह है, कांस्टेंट का, मतलब ये इसके समानुपाती का चिन्ह है कि नहीं है भाई। इसको हटाएंगे तो नियतांक आएगा, कांस्टेंट राशि आएगी। देखो F बराबर K1 Q2 अपॉन R, जहाँ के एक स्थिरांक नियतांक है जिसे कूलॉम नियतांक भी कहते हैं। देखो भाई ध्यान से समझ लो, अच्छे से बता रहा हूँ। मेरी एक ही खास बात है, देखो मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि जितना हो सके ना उतना बोर्ड पे क्लियर करूँ। यार थ्योरी है, थ्योरी तो आपके नोट से कहीं से पीडीएफ लेके भी कर सकते हो, आप बुक से भी बना सकते हो, आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी जो चीज़ें है ना आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो यहाँ से नीचे दिख रहा है ना, इसमें यहाँ तक स्क्रीन में मेरा उंगली तक दिख जाएगा, यहाँ तक ये इधर का हिस्सा, चलो कोई बात नहीं, इधर देख लो यहाँ तक दिख रहा है ना। देखो भाई आप जैसा अभी सो रहे हैं ना, बहुत से बच्चे उनके लिए वीडियो बना रहे भाई, वो कर सकते हैं आराम से। तो देखो ध्यान से देखो, अब हम क्या निकालते हैं कि हम जो k का मान निकालते हैं। k का मान देखो कितना होता है, मैं लिख देता हूँ। k बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन। कितना होता है देखो, हिंदी में लिख लेना, आपको बाद में तो याद हो जाएंगी चीज़ें। ये जो चीज़ है ना इसको क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन। नाम तो पहला वैद्युतांक होता है, आप विद्युशीलता होता है, लेकिन शुरू में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। देखो चीज़ें यार, आप शुरू में साइंस लिए थे, जब फिजिक्स में आए थे, जब आपको बीमा पढ़ाए थे, जब आपको थोड़ा यार ये क्या है फालतू का कौन यार, धीरे धीरे आदत लगे। तो आप ऐसी चीज़ों को आप साइड में लिख दिया करो, एप्सिलॉन ऐसे हिंदी में। ये क्या है भाई, एप्सिलॉन, और ये निर्वात में है ना, निर्वात में है, ठीक है। तो देखो यहाँ से k का मान कितना लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है भाई, एप्सिलॉन नॉट है ना। देखो कॉपी में लिख लेना, नोट्स अभी मैं लिखाऊँ तो लिख लेना साइड में ना। तो देखो भाई F बराबर, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है भैया, आई बात समझ में। अब देखो आप अच्छे से तरीके से देखो, समझो इसमें से। अब आप किसका मान निकालना चाहते हो, देखो दो चीज़ें निकालना चाहते हो आप, बीमा और मात्रक, और ये दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। के का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होती है, एप्सिलॉन का मान क्या होता है, के का मात्रक क्या होती है, बीमा। और जो के होता है ना, के इसका मान होता है 9 × 10⁹, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। चलो अभी निकाल देते हैं मात्रक, पहले फिर बता दूँ। देखो भाई F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, नहीं होता, के ही होता है, के का मान ये रहा ना। अब मैं किसका मान निकाल रहा हूँ, के का चाहिए मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, वज्र गुना कर दूंगा। तो वज्र गुना कर दो आप, F.R² Q1 बटे Q2 बराबर के, आई बात समझ में। अब आप देखो बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, नहीं होता। इसके बाद में R² का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसके बाद में आवेश का मात्रक कूलॉम स्क्वायर। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात। मात्रक वापस से देखो, बल देखो नहीं आता है ऐसे निकाल लिया करो, मैं निकाल के बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट समझाता, मैं तुमको बायोलॉजी में इसलिए बता रहा हूँ, मैं थोड़ा नहीं बताता। F का मान न्यूटन, R² का मान मीटर स्क्वायर, क्योंकि दूरी का मात्रक आप मीटर में मापते हैं। इसके बाद में कूलॉम, आवेश का मात्रक कूलॉम स्क्वायर। तो दो कूलॉम में Q1 Q2 समान परिमाण के हैं, तो आप Q1 Q2 बराबर Q भी ले सकते हो, Q² लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप देखो यहाँ से बीमा, बीमा देखो भाई, बल की बीमा क्या होती है भाई, देखो यहाँ से बनाते जाओ सर। बल की बीमा होती है M1 L1 T-2, और दूरी की बीमा L², और कूलॉम की बीमा A और T का स्क्वायर होती है कि नहीं होती है। इसके बाद इसको आप खोलो, क्या हो जाएगी सर, M1 L3, और ये T का 2 जाएंगी, 2 ऊपर जाएगा T² का, तो T-4, और 1 का -2। बोलो समझ में आ गया। और आपको अगर मात्रक और बीमा दोनों की दोनों ध्यान से समझनी है। और के का मान कितना होता है भाई, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम।
ये मात्रक होता है एसआई पद्धति में, ठीक है। ये वाले अगर आपसे पूछ लेता है सीजीएस पद्धति में, तो के का मान सीजीएस पद्धति में, ध्यान से सुन लेना भाई, सीजीएस पद्धति में के का मान होता है 1 और मात्रक भी चेंज हो जाता है। न्यूटन को तो क्या लिखते हैं अपन, डाइन, चुड़ैल नहीं, डायर वो अलग होती है, डाइन, डाइन। और मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर और कूलाम को स्टेट कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ऐसे देखो चीज़ें बहुत बता रहा हूँ मैं, अगर समझो तो आप। बाकी अगर मैं पढ़ाना चाहता मैं इतनी बता के, ये बता के काम खत्म था डायरेक्ट, लेकिन मैं खोल खोल के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सको, पढ़ सको घर जाके। नहीं तो आप रटोगे, अब आप डायरेक्ट आप घर जाते मैं ये लिखवा देता, आप रटते इसको, अब आप निकाल सकते। अब देखो सुने, ध्यान दे रहे, अब देखो एप्सिलॉन की बात आती है कि सर एप्सिलॉन का मान भी हमको निकालना है। तो देखो भाई एप्सिलॉन का मान बिल्कुल हम निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो आप भी जानते हो संख्या का कोई मात्रा कोई बीमा नहीं होती है। 4 पाई तो अपन नेगलेटिव माने, माने कि नहीं माने भाई, भाई 4 पाई का कोई मात्रा बीमा नहीं होती है। संख्या का, त्रिकोणमितीय अनुपात का, उनका कुछ भी बीमा मात्रा नहीं होती है। तो देखो हम इसको बदगुणा करते हैं, करो भाई, देखो करो, एफ डॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर बराबर Q1 Q2, सही है। बदगुणा कर लिया ना अपन ने। इसके बाद में हमको किसका चाहिए, एप्सिलॉन का चाहिए। तो क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन एफ डॉट आर स्क्वायर, सही है। अब इन मात्रक निकालो, कूलाम स्क्वायर और एफ का न्यूटन और दूरी का मीटर स्क्वायर, बोलो मात्रक आ गए। अब आप भूल जाओ एग्जाम में और आपको के का याद है तो उल्टा कर दो जस्ट। अगर आपको ये याद है के का पूछे तो इसका उल्टा कर दो जस्ट, ना है समझ, आ गया ना। शाम वापिस होता हूँ, देख भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन था हमारे पास में, ये रहा। इसका हमने क्या किया, बजर गुना किया। एप्सिलॉन ये मैंने इसको, तो ये क्या है, इस मात्रक इंसीडेंस को हटा दिया मैंने। एप्सिलॉन और आर स्क्वायर बजर गुना करेंगे, इससे गुना हो जाएंगे, ये लिख दिए। ये इससे गुना हो जाएगा, इसके बटे में कितना है 1, इससे गुना होगा, ये लिख दिया। एप्सिलॉन का मान निकालना है, ये दोनों चीज इसके बटे में नहीं है आ गई, ठीक है। इसके बाद में आवेश का मात्रक कूलाम स्क्वायर, एफ का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो आप बीमा, बीमा देखो भाई, कूलाम स्क्वायर की 80 स्क्वायर, ये एसआई पद्धति में है, 80 स्क्वायर। इसके बाद में m1 l1 t-2 और l कितना आ गया भाई, देखो a स्क्वायर t स्क्वायर m-1 l-3 और t का मान तो 4 आ जाएगा। एक और सूत्र लिख देता हूँ, देखो पहले देखो ऊपर देखो, इस सामने ध्यान दिया था भाई। m1 को ऊपर ले गया मैं, कितना हो गया m-1, l1 2 t ऊपर ले गया, t-2 है, ऊपर 2 प्लस का है, माइनस का 2 ऊपर है तो प्लस का हो जाएगा, t की पावर कितनी जाएगी 4 और a का स्क्वायर। अब इसका मान देख लो, एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 मात्रक कूलाम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है भाई, सही है ना, मेरी बात समझ में आई। अगर सीजीएस में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डाइन स्क्वायर नहीं मीटर स्क्वायर डाइन और कूलाम यानी स्टेट कूलाम स्क्वायर, डाइन स्क्वायर और सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप। तो आपको कूलाम का नियम एक बार में वापस देख लीजिए आप कि दो आवेश है, इनके मध्य जो लगने वाला जो विद्युत बल है वो हमारा समान परिमाण के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों को सम्मिलित रूप लिखा, ये आ गया कि हमारे पास में एक नियतांक है जिसे हम कूलाम नियतांक भी कहते हैं, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, ठीक है। के का मात्रक हमने निकाला तो क्या मात्रक हमने वजन गुणा करके निकाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है। याद करने रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप निकाल सकते हैं। बस आप घर में 2-3 बार रखोगे भी लिखोगे ना, आराम से हो जाएगा। इसके बाद में ये आपके पास बीमा निकालोगे तो बल्कि बीमा क्या होती है m1 l1 t-2 और ये निकाल ली, फिर इसका जो बीमा ये होगी। अगर आप भूल जाओ बीमा की एप्सिलॉन की क्या होती है एग्जाम में, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो बीमा का, जो प्लस में हो माइनस में, प्लस में माइनस, प्लस में हो माइनस, वो माइनस में हो प्लस में, है ना अपोजिट। ये आपका पास, अब लिख लो, लिखा दूँ, देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखो, लिखो भाई दो हाँ भाई, दो स्तर बिंदु आवेशों के मध्य
दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल ब्रैकेट में लिख रहे हो ना, वैद्युत विद्युत वैद्युत बल या विद्युत बल। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल ब्रैकेट में लिख लेना, वैद्युत बल या विद्युत बल। वैद्युत बल लिखिए, या विद्युत बल, विद्युत करंट फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, धारा बल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत बल। दोनों आवेशों के, भाई आप नहीं लिख रहे क्या? दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, दोनों आवेशों के, वापस बोलो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला, दोनों आवेशों के परिमाण के, थोड़ा गलत बोल दिया, दोनों आवेशों के परिमाण के, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के